तो पार्ट 90 की स्टार्टिंग में हम यूजू को सभी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी क्योंकि अब पेरेंट्स यूजू की बोल्ड रोमांटिक नोवेल को रीड कर चुके थे। इसलिए मॉम पूछती है कि कमेटी कितने बजे है। यूजू बताते हैं कि 9 बजे। तो वहीं यूजू का भाई यूजू को मोटिवेट कर रहा था कि क्या हुआ अगर तुमने नोवेल लिख दी तो, इतनी सी बात के लिए कमेटी तो नहीं होनी चाहिए थी। एंड तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, आराम से पैसे कमा क्योंकि अब तुम फेमस हो चुकी हो और मुझे भी अच्छे खासे पॉकेट मनी दे दिया करना। बट मॉम जोर से स्पून पटकती है और सब चुप हो जाते हैं। फिर मॉम बोली कि तुमने गलती की है, इसीलिए स्कूल जो भी फैसला लेगा हम उसके साथ होंगे। तब ये सुनकर यूजू चुप हो गई। तो वहीं डैड कुछ कहने वाले थे, पर जब मॉम ने उन्हें आंखें दिखाई तो बेचारे चुप हो गए। और वहीं दूसरी तरफ वूसू के घर पे भी ये सब यही सोच रहे होते हैं कि अब हमें आज क्या करना चाहिए। दाजू कहता है कि मैं मेजोरिटी का साथ दूंगा, तो गिजुंग कहता है और मैं भी। तो डोंगजू बोला कि और मैं भी, क्योंकि यूजू ने गलती की है इसीलिए उसको सबक मिलना चाहिए, ये उसके लिए ज़रूरी है अगर वो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहती है तो। लेकिन वूसू चुप बैठा रहता है, यानी वो कुछ भी नहीं बोलता। वही नेक्स्ट सीन में अब हम कमेटी का सीन देखते हैं जहाँ ये सब आ चुके थे। एंड मॉम वूसू को देखकर पहचान जाती है, ये तो वही टीचर है जो उस दिन शॉप में आया था। इसीलिए दोनों एक दूसरे को पहचान कर हेलो करने लगे। फिर तभी कमेटी मेंबर्स भी यहाँ आ जाते हैं, जिनको सभी ने रिस्पेक्ट दी और फिर मीटिंग को शुरू किया गया। प्रिंसिपल मैम बोली कि आज मीटिंग का टॉपिक स्टूडेंट यूजू है, जिसने एक बहुत अश्लील और बद्दी नॉवल लिखी है, वो भी अपने टीचर्स के ऊपर। इसलिए आप सभी बताएं कि आगे क्या करा जाए। तभी एक लेडी बोली कि मैंने नोवेल को रीड करा और मेरा सर घूम गया क्योंकि वो नोवेल इतनी गंदी और बोल्ड थी कि मैं आगे कुछ रीड कर ही नहीं सकी और ये बहुत ही शर्म की बात है। तब यूजू डरने लगी। फिर एक टीचर बोला कि बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, खासकर इस उम्र में जब उनके दिमाग में सेक्स की समझ आने लगी हो। जैसे बड़ों की जिम्मेदारी बन रही थी कि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए था। तब सभी हैरान बैठे रहे टीचर की इस बात को सुनकर। एंड यूजू की मॉम को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। फिर टीचर बोले कि इस लड़की ने जो कुछ भी करा है इसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए ताकि आगे चलकर ये क्रिमिनल ना बन सके। तब मॉम काफ़ी ज़्यादा शौक होती है कि क्या क्रिमिनल। तब प्रिंसिपल मैम यूजू की मॉम को बात रखने का मौका देती है। तब मॉम घबराते हुए कहती है कि वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की वजह से आप सबको इतना कुछ फेस करना पड़ा। ये मेरी ही गलती है जो मैंने इस पर सही से ध्यान नहीं दिया था। पर हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसने इतना भी कुछ गलत नहीं करा है, यानी बच्चे जो चाहे वो कर सकते हैं, स्पेशली तब जब यही उन्हें जिंदा रख रहा हो। मेरी बेटी को अभी सही और गलत की समझ नहीं है, इसलिए अगर आप इसे सुधरने का एक मौका दोगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। फिर यूजू की मॉम एंड डैड सभी से काफ़ी ज़्यादा सॉरी एंड रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि यूजू को एक और मौका दिया जाए। बट प्रिंसिपल मैम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अब टीचर्स को बोलने का मौका देती है। तब दाजू तो यही सब कहता है कि मुझे नोवेल रीड करके काफ़ी बुरा फील हुआ कि मेरे बारे में ऐसा सब लिखा गया है। तो वहीं डोंगजू बोला कि मैं चाहता हूँ कि यूजू को अपनी गलती समझ आनी चाहिए। बट गिजुंग कहता है कि अंधेरे का इलाज रोशनी है, इसलिए मैं यही चाहूँगा कि इस केस में यूजू को रोशनी दी जाए। यानी गिजुंग ने यूजू का सपोर्ट करा। तो ये सुनकर टीचर भड़क गए कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो, तो आपका दिमाग तो ठिकाने पर है, यानी ये लड़की हमारे स्कूल का नाम मिट्टी में मिला देगी, इसलिए इसको स्कूल से निकलना ही होगा। फिर डिमांड करने लगे यूजू को निकाला जाए। तब यूजू और भी ज़्यादा डरने लग जाती है, मगर फिर वूसू बोला कि मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ क्योंकि यूजू की नोवेल के बारे में मुझे भी पता था और मैंने ही इसे आगे लिखने के लिए कहा था। तब इस बात को सुनकर सब काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गए। क्या वूसू को इस बारे में पहले से पता था, जो कि काफ़ी हैरानी की बात है, इसलिए सब के फेस पर शॉकिंग रिएक्शन होता है। फिर वूसू आगे बोला कि जब मुझे नोवेल के बारे में पता चला था तो मैंने नोवेल डिलीट करने के लिए कहा था क्योंकि तब मैं भी आप सभी की तरह सोच रहा था। लेकिन यूजू अपने सपने बहुत अच्छी तरह से समझती, इसीलिए वो उनके लिए बहुत मेहनत कर रही थी पूरी लगन के साथ, क्योंकि उसे अपना मकसद समझ आ चुका था। इसलिए मैंने इसे आगे लिखने के लिए कहा ताकि इस पर नज़र भी रख सकूं और इसकी बुनियाद को भी मजबूत होने दूं। यूजू इमोशनल हो जाते हैं कि वूसू के मुंह से ये सब सुनकर कि वूसू कैसे उसका सपोर्ट कर रहा है। फिर वूसू यूजू को देखते हुए बोला कि मेरी स्टूडेंट यूजू एक ऐसी लड़की है जो एक बार जो सोच लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। अब क्योंकि मैं इसका क्लास टीचर हूँ, इसलिए मेरा पूरा फर्ज बन रहा है कि मैं इसके लगन की इज्जत करूँ। एंड अब क्योंकि हम सब इस बारे में जानते हैं कि एक राइटर बनना चाहती है,
इसलिए मैं चाहूँगा आप सबको इसे एक और मौका देना चाहिए, ताकि इसकी एनर्जी और लगन सब में पूरी करने में लगे, ना कि डर डर के जीने में। सभी लोग वुसु की बात सुनकर बस चुप बैठे रह जाते हैं, क्योंकि वुसु ने काफ़ी स्मार्टली पूरी बात को एक्सप्लेन करा है एंड क्लियर कर दिया है कि यूजू कुछ भी गलत नहीं कर रही है, बल्कि वो सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए प्रिंसिपल मैम यूजू से बोली कि अब तुम कहो कि तुम्हारे ये सब रायता फैलाने के बाद क्या कहना है, मतलब मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहती हूँ। फिर यूजू को फोर्स करने लगी कि अब तुम नॉवल नहीं लिखोगी ना। तब यूजी नर्वस तो थी, लेकिन फिर वो वुसु की बातें सुनने के बाद हिम्मत से सभी के सामने कहती है कि मैं आगे और लिखना चाहती हूँ, यानी मैं गिव अप नहीं करूँगी। जो सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा शौक रह गए, बट वुसु काफ़ी ज़्यादा खुश था। यूजू बताते हैं कि मैंने अपनी गलती की है, इसलिए मुझे हर सज़ा मंजूर है एंड अब आगे जो भी लिखूँगी अपने आइडियाज़ पर लिखूँगी, ना कि किसी और पर। यहाँ तक कि मैंने अपने उस फेमस नॉवल को भी कल ही डिलीट कर दिया था, मगर मैं अब भी अपनी राइटिंग कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसमें बेस्ट हूँ। फिर चाहे मुझे स्कूल से ही क्यों नहीं निकालना पड़े, पर मैं तब भी लिखना बंद नहीं करूँगी, बल्कि अपने सपने पूरे करूँगी। तब सब टीचर हैरानी से यूजू को सुन रहे थे एंड पेरेंट्स भी हैरान थे कि यूजू कितनी हिम्मत दिखा रही है अपने सपनों के लिए। यहाँ तक कि वो बोलते बोलते रोने भी लगी थी, लेकिन उसने तब भी प्राउडली अपनी बात को सामने रखा कि जैसे अब उससे कोई नहीं रोक सकता। इसे ये सब देखकर वुसु खुश होता है और स्माइल करने लग जाता है। लेकिन प्रिंसिपल मैम परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं टीचर से इस बात में अच्छे से बात करूँगी और फिर फैसला सुनाऊँगी। इसके बाद 4 दिन बाद तुम्हारी सज़ा को डिसाइड करा जाएगा। फिर वो बाकी के मेंबर्स के साथ यहाँ से चली जाती है। जिनके जाने के बाद यूजू के पेरेंट्स इन चारों को भी सॉरी कहते हैं। तब वुसु बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं अपनी प्रिंसिपल मैम से बात करके आता हूँ। फिर यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद यूजू अपने पेरेंट्स को भी घींच देती है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने टीचर को सॉरी कर सके। इसलिए फादर से गुड लक बेटा बोलकर गए एंड देन यूजू ने इन दोनों को दिल से सॉरी कहा कि मुझे विदाउट परमिशन आप सब पर नॉवल नहीं लिखना चाहिए थी। तब डोंगजू बोला कि कोई नहीं, क्योंकि अगर राइटर वही लिखता है जो अपने आसपास नोटिस करता है, बाकी नेक्स्ट टाइम तुम कुछ भी लिखने से पहले परमिशन जरूर ले लेना। राजू कहता है जब इसने मुझे लंबा चौड़ा सॉरी ऐसे लिख कर दिया था, मैं तभी समझ जाना चाहिए था कि ये लिखने में कितनी स्मार्ट है। तो वही गीजोंग ने यूजू की तारीफ की कि हाँ मैंने देखा कि तुम्हारे नॉवल पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं, ये तुम अच्छा कर रही हो, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यूजू वैसे तो खुश हुई और जाने लगे, बट राजू बोला कि 1 मिनट, वैसे तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि सिर्फ मेरा ही सैड रोल क्यों था, सिर्फ मुझे ही तुमने इतना ठड़की क्यों दिखाया है कि जिसको कोई मुंह नहीं लगा रहा वो तब भी सबके पीछे पड़ा ही, यानी तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख सकती हो, वो भी तब जब मैं इन तीनों से ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। मतलब कि तुम्हें मुझे और अच्छा रोल देना चाहिए था, मेरी इज्जत बनानी चाहिए थे और मुझे इन तीनों से बेस्ट दिखाना चाहिए था। तब गीजोंग और डोंगजू दोनों डाजू की बात पर हंसने लग जाते हैं और यूजू से बोले कि तुम इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो और यहाँ से जाओ। जबकि डाजू वार्निंग देता है अगर नेक्स्ट टाइम तूने कुछ भी लिखा और मुझे बेस्ट नहीं दिखाया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तब यूजू उसे सॉरी करते हुए यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया गया जहाँ यूजू ने क्या आते ही सब लड़कियां उससे सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर क्या रहा, तो सभी मेंबर्स ने क्या कहा। तब यूजू ने सभी को बताया कि एक्चुअली वुसु सर को पहले ही मेरे नोवेल लिखने के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है एंड मेरा सपोर्ट किया है। ये सुनकर सभी लड़कियां शौक रह जाते कि क्या सर को पहले से ही पता था। तो वही हासु भी ये सब बातें हैरानी से सुन रही थे। फिर यूजू ने बताया कि सर कह रहे हैं कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तब हासु काफी ज्यादा शौक रह गई कि कैसे उसने यूजू को फंसाने के चक्कर में अपने क्रश वुसु को भी फंसा दिया है, इसे उसे वुसु के लिए बुरा लगने लगा। तो वहीं हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं जहां वुसु प्रिंसिपल मैम को बता रहा है कि यूजू की नोवेल कितनी ज्यादा फेमस हो रही है और जब ये छपेगी तो आप देखना ये बेस्ट सेलर ही बनेगी। प्रिंसिपल मैम बोले कि तो इससे हमें क्या, हमारे लिए तो अभी भी शर्म की बात है ना। तो वुसु ने बताने लगा कि इंटरनेट के शुरुआती दिनों में एक कहानी लॉन्ग नाम की लवर लेटर हुआ करती थी जिससे भी सभी बुराई देते थे। उसके नोवेल को कहते थे कि भला ये कैसी नोवेल है, मतलब लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। मगर फिर धीरे धीरे हनी लव की नोवेल इतनी फेमस हुई कि उस नोवेल पर एक मूवी भी बन गई एंड उस राइटर ने अपनी पूरी कमाई स्कूल को डोनेट कर दी। तब प्रिंसिपल मैम बुरी तरह शौक रह गई, क्या पूरी कमाई स्कूल को डोनेट कर दी थी। तो वहीं दूसरे टीचर्स की भी हैरानी से आंखें बाहर आ जाती है
तो वैसे तो प्रिंसिपल मैम ये बातें सुनकर मान ही चुकी होती है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए कहने लगती है कि पर अभी भी मैं यूजू को माफ करने के लिए रेडी नहीं हूँ। कि तभी एक टीचर बोली कि मैं वैसे भी देखिए हमारे लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि यूजू का नोबल काफी फेमस हो रहा है, जिसको डिलीट करते काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब सब पूछ रहे हैं कि आखिर राइटर ने अपने नोबल को डिलीट क्यों कर दिया या उससे किसने ऐसा करवाया है। प्रिंसिपल मैम कहने लग जाती है कि आखिर उस बकवास नोबल को पढ़ाई कितने लोगों ने होगा, 1000 या 10, 1500 लोगों ने। जब टीचर बताते हैं कि वो पर कमेंट्स तो पूरे 1.5 लाख आए हुए हैं, ये सुनकर तो काफी बुरी तरह शौक रह जाती है। टीचर कहते हैं कि वे उस पर लाखों में जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और यहाँ तक कि लोगों ने एक कम्युनिटी भी रेडी कर ली है जब वो नोवेल को वापस अपलोड करने की मांग कर रहे हैं। दूसरे टीचर कहने लग जाते हैं कि मैम कुछ भी हो पर हमारे स्कूल की तो बदनामी होगी ना। पर दूसरे टीचर कहते हैं कि बदनामी नहीं है, बल्कि इससे तो हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा कि हमारे स्कूल ने इतनी बड़े नोवेल राइटर को तैयार करा था। प्रिंसिपल मैम पहले तो टीचर को चुप करवा देती है कि मैं तब भी यूजू को माफ नहीं करूंगी, क्योंकि टीचर पर लिखना बहुत ही गलत है। पर हाँ कि उसके इतने फैंस बन चुके हैं तो हमें आगे के लिए कुछ अच्छा सोचना ही होगा, क्योंकि क्या पता ये लड़के भी हैरी पॉटर मूवी के राइटर की तरह कोई बड़ा एक ऐसा मास्टरपीस रेडी कर दे जो और भी ज्यादा फेमस चला जाए। ये सुनकर जो टीचर तारीफ कर रहे थे वो खुश होने लगे, लेकिन दूसरे टीचर का मुंह बन गया। वही बची कुछ कसर वूसू ने पूरी कर दे कि हाँ मैम आप एकदम सही कह रही हो और यही सही सोच रही हो, एंड आप कभी गलत सोच भी नहीं सकती। तब प्रिंसिपल मैम अब इस मैटर को लेकर पॉजिटिव वे में सोचने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक दिन यूजू भी फेमस होकर उनके स्कूल को पैसे डोनेट कर देगी। पहला पूरे 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल मैम पहले तो यूजू को उसकी गलतियां बताते हैं कि लेकिन तुमने अपने इस महान नोबल की वजह से हमारे इस महान स्कूल को कितना परेशान किया है, पर एक बात है कि तुमने लगन बहुत है, इसलिए हम तुमको रोकेंगे नहीं। इसलिए मेरा फैसला ये है कि तुमको सिर्फ आज दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। ये सुनकर यूजू काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि बस 5 दिन की तो बात है, मतलब उसे स्कूल से निकाला थोड़ी जा रहा है। इसलिए खुशी से वूसू को देखने लगी, जो कि वो भी यूजू के लिए खुश हो रहा था। एंड देन यूजू ने दिल से सभी का थैंक्स करा। फिर तभी बाहर आकर अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताते कि उसे स्कूल से निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे डांस करने लगी। वहीं वूसू जब क्लास में आया और उसने भी सभी को सॉरी करा कि एक टीचर होने के नाते मुझे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए था और बिल्कुल भी किसी को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए था कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट पर ध्यान दे रहा हूँ। इसीलिए सभी को मेरी तरफ से दिल से सॉरी। बाकी आगे हम सभी मिलकर बहुत अच्छा कुछ करेंगे। तब हासू वूसू की ये बातें सुनकर खुशी महसूस करती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ एंड हमें दिखाया गया कि यूजू वूसू से मिलने उसके घर के बाहर आई है। इससे वो यूजू से पूछने लगा कि क्या हुआ। तो पहले तो वो बोली कि थैंक्स कि आपने मेरे लिए सभी टीचर्स एंड प्रिंसिपल मैम को कन्विंस किया कि वो सब मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्यों किया, यानी मैं सच में क्यों आपके लिए इतनी खास हूँ। तब पहले तो वूसू चुप खड़ा रहता है, जैसे कि उसके मन में कोई बात आ रही हो, लेकिन फिर बोला कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो। यूजू हैरान हुई कि क्या बस इसलिए। तब वो कहता है कि हाँ, जबकि आज वो यूजू को बताना चाह रहा था कि वो यूजू को अब से नहीं बल्कि 10 साल पहले से जानता है, जिस बात का यूजू को कोई भी आइडिया नहीं है। पर फिलहाल वो यूजू को इस बारे में बता नहीं सका एंड यूजू से घर जाने को बोलता है। और फिर हमें यूजू को वो पूरे 5 दिन दिखाए जाते हैं जिन वो बस घर में रहती है और रेस्ट करती है, यानी देर से सोकर उठना, कोई होमवर्क नहीं करना, बस ऐश करना और बहुत सारा टेस्टी फूड खाना, जिस बात से यूजू काफी ज्यादा खुश थी। फिर जब फाइनली पूरे 5 दिन खत्म हो गए तो वो स्कूल आई, जिसके आते ही सभी फ्रेंड्स उसका वेलकम करने लग जाती है एंड उसके वेलकम के लिए उसे आइसक्रीम भी खाने के लिए देती है कि लो अपना मुंह मीठा कर लो। गोया कहते हैं क्या ये जेल से बाहर आई जो इसे तुम ऐसा करे। तो दूसरी फ्रेंड बोली कि हाँ यही तो बात है, आज ये फाइनली जेल से बाहर हमारे पास आई गई है, इसकी नई शुरुआत है, खुशी हो बड़ी। तो वहीं जिया भी यूजू के लिए खुश हो रही थी एंड जेनी भी यूजू को चॉकलेट गिफ्ट करती है, इसलिए सब बहुत ज्यादा खुश थे एंड खुशी से एंजॉय कर रहे थे। हासू ने भी आकर देखा कि सबके बीच कैसे खुशी का माहौल बना हुआ है यूजू के वापस स्कूल आने से, यानी सब उसे कितने ज्यादा खुश हैं। इसलिए वो यूजू से बात करने का सोचती है और यूजू को अकेले में बात करने के लिए बाहर ले आती है। तब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बात हुई।
पार्ट 20 के शुरुआत हासु यूजू से बात करते और कहते हैं कि मैं तुमसे देखकर जेलस फील कर एंड मुझे लगता था कि अगर तू रास्ते से हट जाएगी तो वो मुझ पर ध्यान देने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैंने तुम दोनों को ही हट कर दिया, इसलिए अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी चाहती हूँ। यूजू कहती है कि इट्स ओके, क्योंकि तेरी वजह से मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई, जिसे फिर मैंने ठीक भी किया, इसलिए अब सब ठीक है, वरना मैं तो कभी अपनी गलती पर नोटिस ही नहीं कर पाती। तब हासु खुश होने लग जाते हैं क्योंकि अब दोनों एक तरह से दोस्त बन चुकी थी। फिर हासु बोले कि चल चलते हैं क्योंकि आज हमने इस नादुरी की स्पीच है। फिर पूछने लगती कि वैसे वो वुसु सर की गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। जिसके बाद जब दोनों अंदर आए तो यूजू को यहाँ से जाना पड़ा कोई रिमोट लेने के लिए। तो फिर जब वो ऊपर आती है तो वो यहाँ नादुरी को स्पीच याद करते हुए देखती है। यूजू ने उसे हेलो करा तो नादुरी भी खुश हो गई कि तुम तो वही कॉफी शॉप वाली लड़की हो ना, मुझे अच्छा लग रहा है जाना पहचाना चेहरा देखकर। फिर बताने रहे कि मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर बाय चांस मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। तब यूजू समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सब सिर्फ तभी गुस्सा करते हैं जब कोई हमारा लक्ष्य चुरा लेता है, इसलिए आप चिंता मत करो। तब नादोरी हंसने लगी। फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें हुई जिस वजह से अब नादोरी को लाइट फील होने लगा। फिर तभी वूसो भी यहाँ आ गया जो कि यूजू को रिमोट देता है एंड नादोरी से चलने का कहता है, ये सब समझाते हुए कि अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही है जबकि तुमने तो इतनी अच्छी सारी स्पीच दे रखी है। तब नादोरी बोली कि पर स्कूल में तो कभी नहीं दी है ना, इसलिए डर लग रहा है। वेल अब नेक्स्ट में हमें सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है और तभी नादोरी यहाँ पे आई सभी स्टूडेंट को इंस्पायर करने के लिए। फिर वो सभी के सामने काफ़ी अच्छे से स्पीच देती है एंड वुसु के बारे में भी सभी को बताती है कि कैसे आपकी मैथ टीचर वुसु सर भी सुपर हिट इंटेलिजेंट थे और मैं उनकी पार्टनर थी। तब सभी लड़कियां हैरान होने लगी क्योंकि किसी को भी वुसु के बारे में ये सब बातें नहीं पता थी। तो किस तरह नादोरी ने अच्छे से सभी स्टूडेंट को अपनी स्टोरी से इंस्पायर करा, जो सब सुनकर यूजू को भी अच्छा लग रहा था कि ये तो वाकई में बहुत कूल है। वेल सीन कट हुआ, हमें दिखाया गया कि नादोरी सभी के साथ फोटो क्लिक करवा रही है। आंसू वुसु से बोली कि मुझे अलग से फोटो क्लिक करवा दो, तब वुसु ऐसा ही करता है। फिर एक के बाद एक सभी ने अलग अलग नादोरी के साथ फोटो क्लिक करवाई, जो सभी को नादोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। फिर लास्ट में यूजू भी वुसु को अपना मोबाइल देती है और फिर नादोरी के पास काफ़ी खुशी से आकर फोटो क्लिक करवाती है। नादोरी ने वुसु को बताया कि मैं यूजू की वजह से अच्छे से स्पीच दे पाई क्योंकि इसने मुझे हिम्मत दी थी। तब वुसु खुश हुआ और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगे बातें करते हुए, जिन्हें देखकर गोया कहती है कि ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, मगर फिर तभी चुप हो गए। फिर यूजू को सॉरी करने लगी। तब यूजू कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि ये दोनों वाकई में साथ में अच्छे लग रहे हैं। वेल अब हम देखते हैं कि नादोरी वुसु से कह रही है कि तो तुम मेरे साथ अमेरिका चलकर रिसर्च नहीं करना चाहते हो, बल्कि यहाँ रहकर अकेले में रिसर्च करना चाहते हो। इसका मतलब तुमने पूरा मन बना लिया है मुझसे दुश्मनी करने का, ताकि एक बार फिर हम दोनों के बीच रेस हो सके। तब वुसु हंसता और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, और फिर उससे जाने का कहने लगा कि अपना ध्यान रखना। नादोरी हंसते हुए कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ और तुम भी अपना ध्यान रखना, और फिर यहाँ से चली गई। इसका मतलब वुसु ने नादोरी के साथ अमेरिका जाकर रिसर्च करने से मना कर दिया है और वो अकेले ही यहाँ रहकर रिसर्च करने वाला है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें एक्स्ट्रा क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुसु सभी का टेस्ट ले रहा था, इसलिए टेस्ट पेपर को ध्यान से देखकर मुझे कुछ सोचने लग जाती है और फिर बहुत कुछ सोचने के बाद उसने काफ़ी देर से एग्ज़ाम लिखना शुरू करा। फिर सब जाने लगे तो यूजू अभी तक कुछ लिख रही होती है और जब लास्ट में अपना पेपर लेकर वुसु के पास आई तो पता चला कि उसने कुछ नहीं लिखा है। इसलिए ये देखकर वुसु हैरान हुआ और स्ट्रिक वे में यूजू को देखने लगा। तब यूजू ने पेज टर्न करा और पता चला कि यूजू ने पीछे कुछ लिखा है। एक्चुअली यूजू ने काफ़ी घुमा फिरा कर अपने दिल की बात लिखी थी, यानी कि वो आज फाइनली वुसु से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि वो वुसु को लाइक करने लगी है, इसलिए उसका आंसर चाहती है। साथ ही उसने अपनी इन बातों को मैथ स्टाइल में लिखा है कि रोमांस की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, यानी कि चश्मा डिवाइडेड बाय कबूतर मल्टीप्लाई बाय हॉस्पिटल इमरजेंसी प्लस स्क्वायर ऑफ एक्स्ट्रा क्लास प्लस नोबल प्लस एक्स्ट्रा केयर एंड सपोर्ट। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी?
तब पहले तो उसको कोई जवाब नहीं देता, फिर चुपचाप कुछ लिखकर वो यूजू को वापस देता है। तो यूजू उससे काफ़ी नर्वस और एक्साइटेड होकर देखने लगी, पर पता चला कि वुसू ने अपना आंसर नहीं दिया है बल्कि यूजू की गलत स्पेलिंग्स को ठीक करा है। इसलिए यूजू चिढ़ जाती है कि आप इतनी गहराई में क्यों जा रहे हो, मतलब मैंने इतनी हिम्मत कर आपको अपनी फीलिंग्स बताए, आप होगे मेरे स्पेलिंग्स ठीक करने में लगे हुए हो। वुसू कहता है कि मुझे ये सब समझ ही नहीं आया, ऊपर से स्पेलिंग भी गलत थी, अब तुम खुद ही बता दो कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। तो वो जो हिम्मत करके बताती है कि मेरे एब्सोल्यूट वैल्यू आप हो सर, यानी मेरे रोमांस की वैल्यू आप हो से, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। तो ये सुनकर वुसू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि अब वो यूजू के बात को सही से समझ पाया था, और ये भी कि यूजू इस टाइम सीरियस है, ना कि मजाक कर रही है। तो यूजू वुसू को बस देखती गई, एंड वुसू भी हैरानी के साथ यूजू को देखता जा रहा था, यानी कि दोनों बस शांत खड़े होते हैं, क्योंकि आज फाइनली यूजू अपनी दिल की बात वुसू से कर चुकी है। फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया। अब हमें दिखाया गया कि यूजू ड्रेस चूज कर रही है। तो वही गोया कह रही है कि क्या सच में वुसू सर ने ऐसा कहा। जी कहते हैं कि हाँ, तभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ अपनी फर्स्ट डेट पर जाने के लिए। फिर बस काफ़ी ध्यान से ड्रेसिंग की चूज़ करती गई कि आखिर मुझे क्या पहनना चाहिए। फिर याद करने लगी कि वुसू ने क्या कहा था। एक्चुअली वुसू ने यूजू का कन्फेशन सुनने के बाद बस इतना ही कहा था कि तुम्हारा सैटरडे का क्या प्लान है। जो सोच सोचकर यूजू प्रेजेंट में खुश होती जा रही है। फिर कह रही है कि पता नहीं ऐसे भी क्या बात है जो वुसू सर मुझसे अकेले में मिलकर उस बात को करना चाहते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। फिर अब बस होना क्या था, यूजू एक एक दिन को काउंट करने लगे कि आखिर कब सैटरडे आएगा, यानी आखिर कब मुझे इतना इंतजार करना पड़ेगा वुसू सर की दिल की बात जानने के लिए। इससे यूजू बस परेशान होती गई, और जब सैटरडे आ गया तो उस रात वो सोई भी नहीं थी। और फिर फाइनली अच्छे से रेडी होकर रेस्टोरेंट आ गए, जिससे जब वेट्रेस ने पूछा कि आपकी रिजर्वेशन किस नाम से है, वो बोली कि वुसू के नाम से होगी। वेट्रेस मना कर देती है तो यूजू कहती है कि तो फिर यूजू के नाम से होगी, बट वेट्रेस कहती है इस नाम से भी नहीं है। तब यूजू को काफ़ी अजीब लगा, मगर फिर उसने कहा कि मुझे 2 लोगों के लिए सीट चाहिए। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि यूजू बैठकर बेसब्री से वुसू के आने का इंतजार कर रही है, एंड गोया को इस सब के बारे में बता रही थी कि कैसे कैसे मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फर्स्ट डेट पर क्या ऑर्डर करूँ। तो गोया कहती है कि देख, मुझे कुछ भी हो जाए तुझे ग्रीन सॉस पास्ता ही ऑर्डर करना और नर्वस मत होना, वरना इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। वैसे अब तुझे छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो चुकी है। तब यूजू मान गई, लेकिन फिर तभी गोया, जिससे जब जैसे यूजू ने देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि हासू थी, जिसको भी वुसू ने बुलाया था। उसे भी यही लग रहा था कि वुसू सन उसे डेट के लिए इनवाइट करा है, लेकिन बेचारी दोनों के सपने टूट गए। हासू कहती है कि शायद सर ने हम दोनों को यहाँ हमारी दोस्ती करने के लिए बुलाया है। यूजू कहती है कि हाँ, ऐसा ही लग रहा है। और फिर दोनों टूटे दिल के साथ पानी पीने लगी कि तभी फाइनली वुसू भी यहाँ आ गया, जो कि इन दोनों से बोला कि बात तुम दोनों टाइम से पहले यहाँ आ चुकी हो। फिर वेटर से कहता है कि एक्स्ट्रा क्लास के नाम से 10 लोगों के लिए रिजर्वेशन होगी। फिर तभी बाकी स्टूडेंट भी आने लगे। तब यूजू एंड हासू दोनों का मूड और भी ज़्यादा ऑफ हो गया कि हमने क्या सपने देखे थे और कैसे वो सपने टूट चुके हैं। वेल, अब हमें इन सभी के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाते हैं, जहाँ वुसू सभी की तारीफ कर रहा है कि तुम सभी ने एक्स्ट्रा क्लास में बहुत मेहनत करी, इसलिए ये पार्टी उसी की खुशी में है। तो वही एक लड़की यूजू और हासू पूछ रही, तुम दोनों आज इतना सज धज के क्यों आई हो, वैसे अच्छी दिख रही हो। तो दोनों हंस करके दिखाने लगती है कि दोनों बस क्या ही बताया कि इनके ऊपर क्या बीत रही है। तो वहीं गोया मैसेज करके यूजू से पूछने लगी कि डेट कैसी चल रही है, मुझे भी तो कोई फोटो सेंड कर। तब इसलिए यूजू ने सभी से कहा कि चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं। फिर उसने सभी के साथ एक सेल्फी क्लिक करी, जिसे यूजू को गोया के पास सेंड कर देती है कि ऐसी जा रही है मेरी फर्स्ट डे। रेस्टोरेंट का किताब में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वुसू जब जैसे सोकर उठा तब पहले तो वो नॉर्मल था, लेकिन अचानक ही वो नोटिस करता है कि उसे कुछ भी दिख नहीं रहा है ग्लासेस पहनने के बाद भी। इसलिए वुसू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, एंड डोंगजू को आवाज़ देकर बुलाकर इस बारे में बताता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चल, क्योंकि मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है। तब डोंगजू भी शौक रह गया, क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर वो बाकी सबको भी इस बारे में बताने लगा। फिर तभी वुसू को हॉस्पिटल ले जाया गया, एंड ग्लासेस चेंज करने पर भी वो ये कह रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। फिर जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर बताती है कि आपकी राइट आई का कोऑर्डिनेट ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन अब जो ऑपरेशन होगा
वो इससे भी बड़ा होगा, जिसके लिए आपको रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी कंडीशन इस टाइम बहुत ही खराब है। तब वुसु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और वहीं गिजोंग, डोंगजू और डाजू ये दोनों भी वुसु के लिए परेशान हो रहे थे कि 10 साल पहले वुसु की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तब से तो कोई परेशानी नहीं आई थी, तो अचानक आंखों की रोशनी कैसे चली गई। तो वहीं डाजू रोना शुरू कर देता है क्योंकि वो वुसु की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा था। इसलिए बोला कि जब ये रातों रातों में जागकर बस पढ़ता रहता था तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि अब ये पक्का अपनी नज़रें खराब करके ही बाज आएगा। यानी इसको क्या जरूरत थी टीचर बनने की, जो इसने अपनी आंखों की ऐसी बुरी हालत कर दी। तभी ये दोनों डाजू को चुप कराने लगे कि सब ठीक हो जाएगा। फिर तभी वुसु बाहर आया, जिसको बाहर लाया गया था क्योंकि वुसु को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। डाजू जोर जोर से वुसु पर चिल्लाने लग जाता है और डांटता है कि देखा, करा लिया ना तूने अपनी आंखों को खराब, जबकि मैं तुझे कितना रोकता था आंखों पर इतना जोर देने से। तभी ये सब डाजू को चुप कराने लगे। फिर जब इन तीनों ने वुसु से पूछा क्या रहा, तब वुसु ने डॉक्टर से हुई पूरी बात इन तीनों को बता दी कि कैसे कैसे बड़ा ऑपरेशन होगा। ये तीनों पूछते हैं कि तो फिर ऑपरेशन में बात तो ठीक हो जाएगा ना। तब वुसु डॉक्टर की बातों को याद करने लगा, जिन्होंने कहा है कि वुसु की आंखों की सिचुएशन इतनी खराब है कि 50-50 चांसेस है आंखों के ठीक होने के, कि जो कि बहुत ही बुरी खबर है। इससे वुसु इन दोनों से कहता है कि फिलहाल मुझे बस घर ले चलो, क्योंकि कुछ देर बाद मुझे यहाँ एडमिट भी तो होना है, फिर मेरा ऑपरेशन होगा। तब ये सब यहाँ से चले गए। एंड अब हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डोंगजू क्लास में पढ़ाने आया, पर सभी को बताता है कि वुसु सर आज भी इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनको कुछ आई इशू हुआ है, इसलिए मैथ क्लास में अटेंड करूंगा। तो ये सुनकर यूजू के होश उड़े, क्या आई इशू। इसलिए क्लास के एंड होते ही वो भागते हुए डोंगजू के पीछे पीछे गई एंड पूछने लगी कि आखिर वुसु सर को क्या हुआ है, क्या सच में आई में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो मुझे अच्छे से याद है कि आप एक बार उनसे कह रहे थे कि अगर वो आप पर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी। तब डोंगजू वैसे तो यूजू को इतना पर्सनल मैटर बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि वुसु ने मना कर रखा था, लेकिन फिर यूजू की काफ़ी ज़्यादा पूछने पर और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने पर वो फाइनली यूजू को पूरी बात बता देता है कि आखिर वुसु के साथ क्या क्या हुआ है, जो सुनकर यूजू के होश उड़ गए और वो सदमे के साथ बाहर आ गए कि वुसु सर के साथ आखिर कितना बुरा